May I come in, sir? Please. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। Thank you, sir. आप 2017 के बाद में आपने प्रोग्राम ऑफिसर ज्वाइन किया जी सर। माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्ट्री एंड वक्फ में। जी सर। ओके, माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? राजस्थान में कितनी माइनॉरिटीज? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की सेक्शन 2C में 6 कम्युनिटीज को नोटिफाई किया गया है एज माइनॉरिटीज। तो सर राजस्थान में भी अभी उन्हीं 6 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी सर इसमें मुस्लिम्स हैं, जैन है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है एंड ईसाई है। ओके, बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पे कि हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, तो हम उसको माइनॉरिटी में ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर रेफरेंस में? सर इसके लिए टीएम पाई फाउंडेशन केस में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो माइनॉरिटी का यूनिट है उसको सेंटर नहीं मानकर स्टेट माना जाएगा। लेकिन और सर इसी के लिए कई जैसे महाराष्ट्र में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन सर अभी हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन वाइज माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा। अच्छा, ये वक्फ प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती हैं? कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कह सकते हैं क्या, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? सर वक्फ बाय डिफॉल्ट एक पारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुण्यार्थ भूमि, जो एक मुस्लिम अडल्ट व्यक्ति डोनेट करता है परोपकारी पर्पजेस के लिए। तो सर उन्हीं को हम, और इनका यूज भी सर उन्हीं पर्पज में किया जा सकता है, मतलब जो होता है, लेकिन इनको सर खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, इसको फिर रेंट के लिए रेंट पे देकर यूज किया जा सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके वो प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो रही है, ऐसी पुरानी प्रॉपर्टी जितनी भी है कह दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन निकलता है? सर इसके लिए सर वक्फ का एक एक्ट है, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। उस एक्ट के सर उसमें पहले सर ये धारा थी कि जो भी प्रॉपर्टी अगर उसको वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो जो इसका ओनर है उसको ये डिफाइन करना, मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की है, वक्फ की नहीं है। लेकिन सर अभी 2013 के बाद से ये और इसमें सर एक संशोधन ये भी किया गया है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पहले डोनेट कर सकती थी, अब कोई भी कम्युनिटी इसके लिए डोनेट कर सकती है। चलिए ये बताइए, अभी भारत में जो नाम बदलना है, भारत और इंडिया, जी सर, इसमें आपके क्या विचार है? सर जैसा कि हमारा आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो सर दोनों ही नाम अपनी अपनी जगह पे ठीक है, और सर दोनों ही नाम का यूज किया जाता है। सर मोर और लेस हम मीडियम में देख लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम में जनरली इंडिया लिखा जाता है, और उसी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो भारत लिखा जाता है। देखिए, आपने तो इंग्लिश मीडियम से स्टडी किया है, जी सर, तो फिर आप इंडिया पसंद करेंगे मेरे ख्याल से, तो या भारत? सर मैं पर्सनली भारत पसंद करूंगी। अच्छा, अगर आप वोटिंग करवाई जाए जी सर, तो किसको वोट ज्यादा मिलने की संभावना है, भारत को या इंडिया को? सर मुझे लगता है कि भारत को लोग ज्यादा पसंद करेंगे इसमें। भारत को लोग ज्यादा पसंद है। ओके, भारत ने अभी आने वाले समय में कुछ मुख्य काम होने वाले हैं, बताएंगे कौन कौन से? सर किस आने वाले दिनों में? जी सर, अभी जैसे 9 और 10 को सर G20 का समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है जी, और सर अभी 7 को ही सर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ईस्ट एशिया समिट के लिए, आसियान के साथ जो हमारी समिट है वहां के लिए इंडोनेशिया गए हैं। एंड सर उसके बाद सर स्पेशल सेशन का हम अभी सत्र बुलाया जा रहा है 18 सितंबर से 22 के बीच में। ओके जी सर। अभी एक पैनल भी बनाया गया है जी सर, देश में एक चुनाव करवाने के लिए। जी सर। उसके अध्यक्ष कौन है? सर फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। और उसके मेंबर्स कौन कौन है? कि एक ने शायद मना भी कर दिया। जी सर। किस कारण से, क्यों मना किया और कौन है वो? सर श्री अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो अभी लोकसभा में विपक्षी दल के बड़े प्रमुख लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में है। सर उन्होंने इसलिए मना किया है कि राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको नहीं इसमें इनवाइट किया गया है, उनको मेंबर नहीं बनाया गया, इस वजह से उन्होंने अपोज किया है इसका। अच्छा, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकती है? सर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो सर मुझे नहीं लगता कि वो एक मेजर रीजन है, क्योंकि सर वो सभी को अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए उस कमेटी में मेंबर बनाया गया है। अच्छा, चलिए, थैंक यू। जी थैंक यू सर। आर्टिकल 29 और 30 जी सर, क्या है ये? सर ये माइनॉरिटीज को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अब माइनॉरिटीज के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है कि माइनॉरिटीज किसको माना जाएगा?
सॉरी सर। अच्छा, माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट वाली कोई स्कीम? जी सर, जैसे सर इसमें एक कारीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, जिसमें सर जो गर्ल्स हैं उनको हायर एजुकेशन में एक्सेस के लिए प्रमोट, जो पढ़ती हैं उनको स्कूटी देकर प्रमोट किया जाता है ताकि वो हायर एजुकेशन ले। और सर लोन के लिए सर जो RMFDCC जो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है इसकी, सर उसमें लोन के लिए ये पॉइंट उसमें है कि महिलाओं को अगर लोन दिया जाता है और वो टाइम से रीपे करती हैं उस लोन को, तो उसमें 0% उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कथक आपका नृत्य आप करते हो, आपकी हॉबी है। कथक जो है, जो और शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे किस प्रकार से भिन्न है? सर कथक एक घराने के फॉर्म में डेवलप हुआ है डांस है, जो इनिशियली एक फोक डांस हुआ करता था और उसके बाद सर इसको धीरे धीरे रिफाइन होते होते ये आज क्लासिकल डांस के फॉर्म में हम इसको देखते हैं। सर बाकी के डांस फॉर्म्स में भी मोर और लेस ये फीचर है, बट सर कथक के लिए ये डिफरेंस है कि इसमें जो घराने हैं वो सर अलग अलग फॉर्म्स को लेकर डेवलप हुए, अलग अलग चीजों की प्रायोरिटीज है अलग अलग घराने में। लेकिन सर बचे हुए जो डांस फॉर्म्स हैं वो मेजर एक रीजन में डेवलप हुए और उसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को वो आगे इसमें कौन से म्यूजिक का यूज किया जाता है? सर इसमें सर जो क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत होता है, एक कर्नाटक संगीत होता है, दो संगीत होते हैं। कथक में किसका यूज किया जाता है? सर हिंदुस्तानी म्यूजिक। दोनों में अंतर क्या होता है? सर हिंदुस्तानी म्यूजिक में सर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सर जो फॉरेन के जो इंस्ट्रूमेंट्स आए थे सर मुगल पीरियड के दौरान, उनका भी इसमें हमें यूज देखने को मिलता है। जबकि सर कार्नेटिक पूरा हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूजिक रहा है जो अनटच्ड है। कुछ इंस्ट्रूमेंट बताना चाहोगे जो कर्नाटक संगीत में यूज होते हैं स्पेशली, और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसमें यूज होते हैं, संगीत में यूज होते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्टली अभी याद नहीं है सर। आप अजमेर में कितने समय से रह रहे हैं? सर लगभग 1 वर्ष से। तो वहाँ ऑफिस के अलावा कहीं और भी जगह देखी है आपने? जी सर। कहाँ गए? सर जैसे प्रोटोकॉल ड्यूटीज में कई बार दरगाह शरीफ जाने का मौका मिला है और सर आना सागर का जो पूरी चौपाटी वाला रीजन भी डेवलप हुआ है वो देखने को मिला है। सर तारागढ़ पे जो दरगाह है वहाँ पे भी जाने का अवसर मिला है और सर पुष्कर में जो ब्रह्म सरोवर है वहाँ पर भी जाने। पुष्कर किस तरह की झील है? सर पुष्कर एक क्रेटर झील। कितने घाट है वहाँ पे? सर 52 घाट है। क्या अभी दरगाह का आपने जिक्र किया था? जी सर। ये किन की दरगाह है यहाँ पर? सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है। ठीक है। ये भारत में कब आए थे? सर किस संप्रदाय से रिलेटेड ये संत थे? सर चिश्ती सिलसिले के ये संत माने जाते हैं। क्या विशेषता है इनकी चिश्तियों की? किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं चिश्ती संप्रदाय? ये इनके क्या बेसिक फीचर्स हैं? सॉरी सर, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी G20 का भी आपने जिक्र किया था, G20 का समिट होने वाला है, भारत इसमें अध्यक्षता करेगा, इससे भारत को क्या लाभ होंगे? सर भारत विश्व पटल पर अपनी जो हॉस्पिटैलिटी है, अपना जो कल्चर है उसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है और कर पाएगा आगे जाकर भी। सर जो भी हमारी जो अलग अलग रीजन्स में हमने हमारी जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं अभी तक, सर उसके थ्रू भी हम ये रिप्रेजेंट कर पाए हैं कि हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी है, हमारी सोसाइटी में कितने ज्यादा हार्मोनियसली हम सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। और सर हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे हम उसमें फील्ड में हम बढ़ चुके हैं, हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें हम कहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर आज भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये इमेज है कि भारत में उतना अच्छा लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, वो सर हमें पोर्ट्रे करने का मौका इसमें सर मिल रहा है। ठीक है। अभी कौन कौन से देश इसमें शामिल नहीं होंगे? कौन से देश के लीडर्स जो है वो नहीं आ पाएंगे अभी शिखर सम्मेलन में? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी। ब्रिक्स का भी अभी हाल ही में समिट हुआ है। जी सर। इसमें एक डिसीजन लिया गया, कुछ और देश इसके अंदर ऐड होंगे, इसका एक्सपेंशन होगा। कौन कौन से देश शामिल होंगे इसमें? सर इसमें अर्जेंटीना है, साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, देन सर इसमें इथियोपिया एंड इजिप्ट है, एंड सर सऊदी अरेबिया, UAE एंड ईरान इसमें ऐड होंगे। ठीक। भारत में एक ये ट्रेंड रहता है कि चुनावों के दौरान जो भी रूलिंग सत्ता में पार्टी होती है उनके द्वारा खूब मुफ्त में रेवड़ियां बांटी जाती है, जिसे फ्री बी कल्चर कहा जाता है। ये कहाँ तक उचित है? इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके नुकसान होंगे? सर जो सिर्फ पार्टी अपने सत्ता में दोबारा आने के पर्पस से जो फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है वो सर कहीं ना कहीं हमारे जो मॉनेटरी रिसोर्सेज है उन पे एक सर बर्डन का काम करता है।
सर वो शॉर्ट टर्म पीरियड में तो पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होता है, बट सर लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं सर जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें सर जो फिस्कल रिसोर्सेज है उनका क्रंच देखने को मिल सकता है। इसलिए सर उनका जब पर्पस फ्रीबीज नहीं होकर सर जो बेटरमेंट होता है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और जो ग्राउंड लेवल पर रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू जो सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं उनका जब पर्पस होता है सर तो वो एक बेटर वे में हम अभी हाल ही में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी नाम कमा रहा है। जी सर। इस तरह के जो मिशंस हैं जो कि बहुत कॉस्टली भी होते हैं, भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए एक आर्थिक बोझ भी है, इसके हमें लाभ क्या होंगे? सर हमें सर वो डेफिनेटली उसमें काफी ज्यादा कॉस्टिंग आई है और सर आलोचकों का ये भी कहना है कि वो जो फाइनेंस हमने उसको दिया इसरो को जो हमने सब दिया है उसको देकर हम हमारे ग्राउंड लेवल पे जो गरीबी है या उन चीजों में दे सकते थे। लेकिन सर इसके लिए हमें ये भी एक कहना उचित होगा कि जो हमें पैरेलली सर मतलब पैरेलली डेवलपमेंट सभी सेक्टर्स में दिया जाना एक साथ जरूरी है। सर ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर में या किसी और सेक्टर को इम्प्रूव करने में दे दे बट स्पेस सेक्टर में नहीं दे तो वो सर हैम्पर करेगा दूसरे सेक्टर्स को। जैसे सर आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं तो उसका सर हम सैटेलाइट्स की वजह से हम यूज कर पाते हैं हमारे मैपिंग के इश्यूज को लेकर, हमारे वाटर रिसोर्सेज या जो मिनरल्स हैं उनकी हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स हैं उनकी मैपिंग कर पाते हैं और भी सर बहुत सारे सर जो रिसोर्स सेट है जो हमारे ओशियन में रिसोर्सेज के बारे में हमें पता लगाती है। सर जो जेमिनी ऐप है जिसके थ्रू हम मरीन जो मछुआरे हैं उनको एक सिग्नलिंग दे पाते हैं कि अब आगे कोई भी साइक्लोन वगैरह आने वाला है या कुछ तूफान की, तो सर इनकी जानकारी के लिए सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सर। आपने बीटेक किया है ईसीई से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। जी सर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वर्तमान प्रेजेंटली जो स्टेटस है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या इसमें अभी कभी कोई सुधार की गुंजाइश है? सर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा सर उसकी सिक्योरिटी को लेकर मेजर कंसर्न्स हैं अभी भी हमारे देश में। सर जैसे जो डिनाइल ऑफ सर्विसेज होती हैं, इस तरीके के जो रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं सर अभी एक मेजर कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न। तो इसके लिए सर हमें एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जहां पर इस तरीके के जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनको सेव किया जा सके। कौन से हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप बता रहे हैं? जी सर जो एक तो हमारा डेटा होता है, फिर जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, हमारे जो इसरो के मिशंस वगैरह होते हैं जहाँ पे ये जो सारे सब काम ऑनलाइन होते हैं, और सर जब हम जो ऑनलाइन गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल वर्क्स होते हैं सर वो वहां पे सर कहीं ना कहीं ये मेजर पोज थ्रेट करते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5G का कितना योगदान रहा है या अभी 5G के बाद में 6G या 7G की अभी और गुंजाइश है इसको तेजी से इनहांस करने के लिए? सर 5G का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे सर जो डेटा की स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, जिससे सर एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं सेंड करते हैं वो सब बहुत इजी हो गया है। लेकिन सर अभी और भी ज्यादा सर 6G पे इस पे काम स्टार्ट करने की बात चल रही है। क्या आप सोचते हैं किस पे और काम करने की आवश्यकता है? सर अगर नेटवर्किंग में हम बात करें तो सर एक्सेस जो नेटवर्क का है इक्वल नहीं है अभी भी सब जगह पे, और सर नेटवर्क में भी सर जो जैसे शहरों में कॉल ड्रॉप्स की समस्या हमें काफी देखने को मिलती है, और सर उसके बाद जो इसका मिसयूज होता है इसकी वजह से जो इंटरनेट पे हम बैन लगाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, सर उसमें भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है हमारी पूरी वर्किंग। सर इनकी मुझे लगता है इस पे भी काम करने की हमें जरूरत है। ठीक है सर, प्लीज। कुछ टेलीविजन चैनल अपने न्यूज रीडर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करने लगे हैं, कैसे पॉसिबल है, क्या होता है इसमें? सर जितना भी डेटा जो भी न्यूज वगैरह होती है वो उनको बताई जाती है कि इस न्यूज को उनको पढ़ना है। जो भी वहां पे जो AI के थ्रू हम वहां पे रोबोट्स खड़े करते हैं सर न्यूज चैनल्स पे, एंकर्स जो होते हैं सर वो न्यूज फिर बेसिकली न्यूज को रीड आउट करते हैं। मतलब सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से वो जो आज तक डेटा है पूरा क्रिएट हो चुका है उस डेटा को एनालाइज करके वो एक नया डेटा हमारे सामने रखते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो अभी AI में आना सर अभी बाकी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।